टाइम की टॉपिक ऑफ योर 11th साइंस डेरिवेटिव्स चालू कर रहे हैं. ओके, नाउ डेरिवेटिव्स होता क्या है देखो बच्चों. जनरली डेरिवेटिव्स बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ओके, डेरिवेशन, ये सब सेम चीजें होती है. बट जनरली इसका यूज क्या है देखो. आप समझो कि सपोज कोई भी क्वांटिटी ना ऐसे चेंज हो रहा है, बराबर, ऐसे चेंज हो रहा है अपने हिसाब से. ये फंक्शन है कोई. अब देखो यहाँ से यहाँ जाएंगे हम सपोज, तो दिस चेंज इज एक्स डायरेक्शन का चेंज है, और इसी में हम यहाँ से यहाँ समझोगे तो हम ऐसा समझेंगे कि ये जो चेंज है वो वाई. अब होता क्या है, कभी कभी कोई क्वांटिटी है सपोज वाई. ओके, अब ये क्वांटिटी डिपेंडेंट है एक्स पे, यानी कि एनी फंक्शन विच इज डिपेंडेंट अपॉन सपोज कुछ ऐसा है. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक्स की जितनी अलग अलग वैल्यूज लूंगा उसके हिसाब से वाई की वैल्यू मुझे मिलेगी. सही बात है ना, सिंपल है. बट अगर मैं एक्स में कोई स्मॉल चेंज कर रहा हूं, यानी एक्स क्वांटिटी में बहुत ही माइनर कोई चेंज कर रहा हूं, यानी सपोज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया जिसको बोलूंगा मैं सपोज डेल्टा एक्स, माइनर सा चेंज डेल्टा एक्स में किया, तो उसकी वजह से वाई में कितना चेंज हो रहा है, इस पूरी घटना की चर्चा जो है वो डेरिवेटिव करता है. यानी कि सिंपल भाषा में हम बोले कि सपोज मेरे पास है ये सिलेंडर है सपोज. अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो यहाँ पे आप देखो कि रेडियस एंड हाइट बोथ मेक्स अ वॉल्यूम, ऐसा होता है. तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि मैंने रेडियस को थोड़ा बढ़ा दिया, हाइट को थोड़ा कम कर दिया, इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल चेंज. ओके, एंड इट्स फॉर एवरी टाइम, यानी आपको रेडियस का और हाइट का वैल्यू वेरी हो रहा है, समझो वेरी हो रहा है. तो कौन सा रिलेशन, विच रिलेशन यू शुड यूज. ये रिलेशन तो स्टैटिक रिलेशन है. स्टैटिक यानी हम आर की वैल्यू डालेंगे, एच की वैल्यू डालेंगे और हमको वॉल्यूम मिलता रहता है. बट अगर वो कंटिन्यूअसली कुछ चेंज कर रहा है, स्मॉल चेंज, दैट मींस रेडियस बढ़ रही है सपोज, घट रहा है कुछ, तो किसी क्वांटिटी के चेंज होने की वजह से दूसरी क्वांटिटी जिस पे वो डिपेंडेंट था उसकी क्वांटिटी में चेंज होना, दैट बेसिक थिंग इज नोन एज अ डेरिवेटिव. ओके, बेसिक ये है. अब डेरिवेटिव जो होता है वो लिमिट पे डिपेंडेंट है, यानी लिमिट से ही डेरिवेशन का डेफिनेशन बना है दोस्तों. तो अभी यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट, जैसे मैं डेरिवेशन का बेसिक एक और बोलता हूं, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो बच्चों, तो अगर आपके पास बोलते हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, सपोज डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है आपके पास, या तो समझो कि वेलोसिटी का इक्वेशन है. इफ यू हैव वेलोसिटी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ टाइम, ओके, सपोज ऐसा कुछ है वेलोसिटी का इक्वेशन, तो वेलोसिटी के इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में जब एक बार डेरिवेशन करते हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिलता है. सो ये कैसे हुआ सर, तो ये चेंज, ये वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में करना, तो वो हमको एक्सेलरेशन देगा. तो चेंज की बात आ गई, तो किसकी बात आ गई, डेरिवेटिव्स. यानी यहाँ पे वेलोसिटी पर से अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आपको डेरिवेटिव्स के पास जाना पड़ेगा. दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन. फिर बहुत से स्टेटिक बहुत एप्लीकेशन है इसके. फंक्शन के मैक्सिमम पॉइंट फाइंड कर सकते हो, मिनिमम पॉइंट फाइंड कर सकते हो डेरिवेटिव्स का यूज करके. आपको ये भी पता चलेगा कि फंक्शन दिए गए रेंज में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है. ये सब बातें आप करोगे किसका यूज करके, डेरिवेशंस का यूज करके. ओके, सो डेरिवेशन हैज अ लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन. आगे जाके आप इसके डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, काफी ऐसे टॉपिक्स पढ़ोगे जिसका रियल लाइफ में भी बहुत सारा यूज है. जैसे कभी होता है ना कि जैसे हमने अभी स्कूल चालू किया है तो हम क्लास में आए, बराबर है, या तो जनरल सर्वे की बात करते हैं. जैसे अभी कोरोना है, बराबर है, यानी कोरोना का, चलो ये लोग हर रोज आंकड़े देते हैं ना कि
आज इतने केस आए हैं, इस एरिया में इतने केस है, तो वो कैसे होता है, ये सब कैसे, अगर मुझे प्रेडिक्शन देना है कि आज 10 केस है और इतनी स्पीड से बढ़ रहा है, तो 10 दिन बाद कितने होंगे, ऐसा कुछ भी। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ये सब आप सॉल्व करने में भी डेरिवेशन का बहुत बड़ा हाथ रहता है। ओके, तो दैट मींस इसके तो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस हम बाद में पढ़ने ही वाले हैं 12th में बहुत डिटेल में, पर अभी हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स इन द सेंस ऑफ बेसिक्स। ओके, बेसिक्स क्लियर करने के लिए डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। अब डेरिवेटिव्स जो आपको है वो तो मैं आपको समझा ही रहा हूं, बट सिंपल क्या है ना, डेरिवेशन में थोड़े रूल्स हैं और वो सारे रूल्स बने हैं लिमिट की डेफिनेशन से। लिमिट देखो, डेरिवेशन सपोज कोई फंक्शन है f of x, तो उसके डेरिवेशन को हम बता सकते हैं f dash x। किसे बताएंगे? f dash x, f dash x, that is a derivation of that function। ओके बच्चों, तो अगर कोई फंक्शन है उसका मुझे f dash x फाइंड करना है दोस्तों, तो लिमिट का फेमस डेफिनेशन है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h। Now this rule is known as first principle of derivative। ओके दोस्तों, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, या तो आप इसको बोल सकते हो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। दैट ये क्या बता रहा है पता है? x मेरा मेन क्वांटिटी है, उसमें h जितने क्वांटिटी क्या हो रहा है, चेंज ऐड कर रहा हूं मैं सपोज, बट h तो किस तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ, यानी बहुत छोटा चेंज है, जीरो को तो टेंड कर रहा है वो, सपोज चेंज हो गया थोड़ा, पर वो तो जीरो की तरफ जा रहा है, तो चेंज इज नथिंग। तो उसके रिस्पेक्ट में मेन फंक्शन को माइनस करें, यानी ये डेफिनेशन बताएगा व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दैट फंक्शन। ओके बच्चों, so this is called the first principle of derivation। ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि इसका यूज करके हम बहुत से रूल्स को प्रूव करने वाले हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे कि हमको ऐसा पूछे, यहाँ पे देखो, सपोज मुझे ऐसा पूछे कि f of x is equal to x square, सिर्फ f of x is equal to x square, तो फाइंड द डेरिवेशन ऑफ दिस, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, ऐसा कुछ पूछा है सपोज हमको, तो हम क्या करेंगे? देखो f of x तो है मेरे पास, यही है, अब मैं फाइंड करूंगा f of x plus h, तो x plus h यानी क्या, देखो x का स्क्वायर, यानी x की जगह पे x plus h रखना, यानी x plus h का स्क्वायर आएगा दोस्तों, सही बात है। ओके, अब मैं लिखूंगा, मुझे तो डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो f dash x क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h, यानी क्या, x plus h का स्क्वायर माइनस f of x, यानी क्या, x स्क्वायर अपॉन h। सही बात है बच्चों, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैं ये समझा रहा हूं कि x स्क्वायर अगर कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे जस्ट, तो ये तो लिमिट का सम ही हुआ ना बच्चों, ये तो लिमिट का सम हो गया। कैसे? देखो लिमिट h टेंड्स टू, देखो h को 0 रखो तो नीचे 0 हो रहा है, और देखो यहाँ पे 0 रखो तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये भी 0 हो रहा है, इसलिए h पे हम लिमिट लेना पड़ रहा है। ओके, तो देखो इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर 2xh x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन h, x स्क्वायर कैंसिल, सो लिमिट h टेंड्स टू, देखो वेरिएबल h कर दिया, x नहीं है, तो इसमें से क्या कॉमन, h, तो 2x plus h रहा, ये h हो गया, h कैंसिल हुआ ना मेरा, मुझे यही काम था मेरा में। अब आप h की वैल्यू 0 रखो, आंसर इज, सो याद होना चाहिए कि x स्क्वायर का डेरिवेशन 2x है। वैसे ये एक बहुत ही बड़ा रूल है जिसको हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, रूल के बारे में समझेंगे हम लोग, सारे रूल्स के बारे में समझेंगे, बट अभी ये समझना है कि किसी भी फंक्शन का व्हाटएवर इज द फंक्शन, देन इफ यू वांट टू फाइंड डेरिवेशन देन यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला हो तो, अदरवाइज तो हम इसका यूज करके बहुत सारे रूल डिराइव कर लेंगे और फिर उस रूल को डायरेक्ट सम्स में अप्लाई करेंगे ऑलवेज। जैसे ये था x स्क्वायर, तो द जनरल रूल इज x रेज़ टू n into x raised to n minus 1. This is the rule of derivative
ऑफ x रेज़ टू n। तो देखो यही रूल के मुताबिक बनेगा, x का स्क्वायर है तो 2x रेज़ टू 2 माइनस 1 दैट इज 2x रेज़ टू 1 दैट इज 2x, दैट्स व्हाई 2x इज द आंसर। सो ऐसे बहुत सारे रूल्स जो है उनके प्रूफ यहां से आए हुए हैं, तो सारे रूल के प्रूफ हम करेंगे बच्चों। एंड अभी मेरा काम था कि आपको ये समझाना कि व्हाट डेरिवेटिव सेज, द बेसिक क्या है, डेरिवेशन क्या है। तो डेरिवेशन इज नथिंग बट इट्स अ रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम चेंजिंग क्वांटिटी, है ना, समझ में आई बात। अब देखो डेरिवेशन, ये तो फंक्शन है, हम ऐसा लिखते हैं, सपोज y है, अब y एक फंक्शन है जिसमें जो x पे डिपेंडेंट है, सपोज मैं ऐसा लिख रहा हूं ना y बराबर x प्लस 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यहां पे हम ऐसा बोलेंगे x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू रखने से y मिल रहा है। तो जब y कोई है डिपेंडेंट वेरिएबल किसी क्वांटिटी में, तो जब हम उसका चेंज मुझे करना है तो dy by dx, दिस इज, वैसे एक्चुअली में ऐसा है del y by del x ऐसा, बट हम ऐसा लेते हैं ना कि del x tends to 0 and del y tends to, यानी 0 की तरफ जा रहा है, तब इसको हम इस तरह से लिखते हैं। सो dy by dx, अभी आज के बाद कभी भी आपको ऐसा दिखे dy by dx, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यह है change of y with respect to change of x, that is basic thing। but अब क्या बोलना है, derivation of y with respect to derivation of x, समझ में आया, या तो derivation of y with respect to x, ओके, यानी कि y x का चेंज होने की वजह से y का क्या चेंज हो रहा है, that तो dy by dx is nothing but it is f dash x, और दूसरा बोल सकते हो आप इसको y dash, ओके। बहुत सारे इसके अलग अलग तरह से शो करते हैं हम लोग, तो इस तरह से, तो बेसिक ये चीजें हैं डेरिवेटिव की। अब हम आगे थोड़े सम्स देखेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ दिस फर्स्ट प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेरिवेटिव। क्लियर बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट था ये अभी जो मैंने समझाया, ओके। ओके तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे थोड़े रूल्स लिखे हैं, इन सारे रूल्स के प्रूफ हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं जो अभी हमने सीखा। तो बहुत से आईएमपी हैं जिसके रूल्स मैं प्रूफ करवाऊंगा बच्चों आपको। अब यहाँ पे देखो फंक्शन है और यहाँ पे उसके डेरिवेटिव्स है। तो कांस्टेंट का डेरिवेशन होता है 0, x का डेरिवेशन 1। अब देखो यहाँ पे ऐसा मैंने लिखा है, उसका मतलब क्या है, देखो 2 मिनट यहाँ पे सब लोग, अगर मैंने ऐसा लिखा है x1 x raised to n, ये इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो इसका मतलब जैसे log x का मैंने 1/x लिखा है, तो द मीनिंग इज, इसका मीनिंग ये है कि देखो मैं इसको मिटा के आपको पूरा लॉजिक समझाता हूँ क्या है। तो इसका मतलब है d by dx of log x is 1/x। अब मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू का मतलब कि log x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है 1/x। अगर मैं d by dx नहीं लिख सकता तो मुझे यहाँ पे कुछ एरो करके ऐसा बोलना पड़ेगा यार इसका डेरिवेशन ये है, पर अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ तो ये अब रहेगा, यानी कि आप समझो इन सब जगह पे आगे d by dx है जो डेरिवेशन ये है ऐसा, यानी कि यहाँ पे ऐसा d by dx of sec x is sec x into tan x। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये सारे रूल्स आपको अभी बेसिक के लिए याद रखने पड़ेंगे, और इनको कैसे प्रूफ हुआ है इसका, जैसे e raised to x का डेरिवेशन e raised to x ही क्यों है, a raised to x का यही क्यों है, ये सारे बने हुए हैं अपने फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल तो पता ही है बच्चों आपको क्या था, अभी हमने पढ़ा f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। So this is the first principle जिसमें रखने से ये सारे प्रूफ बने हैं। ऐसा सपोज आपको एग्जाम में ऐसा बोले कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको लाना तो आंसर cos x ही है,
बट sin x का cos x क्यों है ये प्रूफ आपको देगा ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जो लिमिट पे बेस्ड है। ओके बच्चों, तो चलो हम थोड़े प्रूफ देखते हैं बच्चों। आप ये तो देखो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन, यानी कि बेसिक ये रूल कि जो डेरिवेशन के सारे रूल्स बने हैं ना, डेरिवेशन के जितने भी रूल हैं हमने लिखे कि sin x का डेरिवेशन cos x है, cos x का माइनस sin x है, sec x का sec x into tan x है, जितने भी रूल आपने देखे अभी, ओके, x to n का n into x to n minus 1 है, ये सारे रूल्स इस फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन से बनते हैं। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो x की जगह पे a हो सकता है, बट इट्स द सेम थिंग। आपको यहाँ पे ये समझना है कि वेरिएबल है h एंड x इस टाइम पे कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि h 0 की तरफ जा रहा है, तो वेरी कौन हो रहा है? h वेरी हो रहा है। ओके, तो देखो फर्स्ट प्रिंसिपल है। अभी देखो सपोज आपको कोई सम दे रहा है कि फाइंड द डेरिवेशन ऑफ सपोज sin x की बात करते हैं। चलो बच्चों, ओके, sin x का डेरिवेशन फाइंड करो, मीन sin x का डेरिवेशन cos x क्यों, ये प्रूफ करो। ऐसा समझ लो ना कि आपको प्रूफ पूछा है, या तो आपको एग्जाम में पूछ लिया है कि फाइंड द डेरिवेशन ऑफ sin x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या तो डेफिनेशन व्हाटएवर। ओके, तो देखो जिस फंक्शन का हमको डेरिवेशन फाइंड करना है उसको हम लेंगे लेट f of x is equal to sin x। ओके, जिस फंक्शन की बात करनी है उसको f of x नाम देंगे हम, बराबर है। f of x plus h, यानी x की जगह पे क्या लिखा बच्चों? x plus h। तो देखो ये x sin का एंगल है, तो x की जगह पे ही लिखना है, तो दैट्स व्हाई ये होगा ऐसा। बहुत से लोग ऐसा लिखते हैं sin x plus h, तो ये रॉन्ग है, ये हो गया बहुत ही खराब। क्यों? कैसे? क्योंकि ये तो sin का एंगल और ये h अलग से, ऐसा नहीं है, वो तो sin का एंगल है पूरा। पता चली बात? क्लियर है? सो यू शुड बी केयरफुल कि आपको क्या चेंज करना है। ओके, इतना हो गया। अब लिखने का फ्रॉम डेफिनेशन है ना, फ्रॉम डेफिनेशन या तो फ्रॉम प्रिंसिपल आप लिख सकते हो। तो आपको लिखने की डेफिनेशन ऑलवेज लिमिट मींस f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। ये डेफिनेशन अच्छे से लिख लो बच्चों, बराबर है। अब लिमिट h tends to 0, f of x plus h क्या है? sin x plus h माइनस f of x क्या है? f of x है sin x एंड होल अपॉन क्या है? h। सो दिस इज आवर बेसिक स्टेप। यहां तक लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां तक लिखना हर बार सेम रहेगा। क्या? तो कि f of x ले लेना, f of x plus h फाइंड कर लेना, डेफिनेशन लिख लेना और डेफिनेशन में वैल्यू रख लेना। अब ये समझो कि लिमिट का एक अच्छा वाला सम है ना बच्चों। तो किस तरह से देखो यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे हमारा काम है इस h को निकालना। सही बात है? तो सर कैसे निकालेंगे? तो कुछ प्रोसेस याद नहीं आ रहा, तो प्रोसेस ये है s minus s 2cs, याद है बच्चों? है ना, sin a minus sin b is equal to 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2। ओके, सो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे बच्चों, and that identity will help you a lot। किस तरह से? यहाँ पे देखो, it will become 2 cos whatever are the angles, then addition of that by 2 into sin जो एंगल है उनका सब्ट्रैक्शन by 2। सही बात है बच्चों? एंड डिनोमिनेटर में, होल डिनोमिनेटर में h as it is। क्लियर है बच्चों? Okay, very good। Now the step is limit h tends to 0। देखो यहाँ पे स्टेप बहुत ही काम का है। 2 cos 2x plus h by 2। सही बात है ना? twice the x plus h by 2 हो गया ये। और यहाँ पे देखो x कैंसिल हो रहा है, so it will become sin h by 2 and upon h is there।
अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री टर्म हो और आपको इस h को निकालना है तो इसको किसी साइन के साथ या तो tan के साथ सेट करना पड़ेगा। तो ये h इसके साथ सेट हो गया है ना। कैसे देखो, इसके बाद का स्टेप देखो बच्चों सब लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x plus h by 2, ओके। इसको मैंने अलग किया इनटू में लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h by 2 अपॉन h by 2। ये 2 कहां से है बच्चों, ये वाला 2 है ना। आज लोग सोच रहे होंगे सर तो 2 भूल गए, सर 2 नहीं भूले हैं सर, इस 2 को अपॉन के अपॉन में लिख सकते हो ना। क्या बनाया ये क्यों किया ऐसा सर, sin थीटा बाय थीटा, sin x by x, h tends to 0 तो h by 2 obviously tends to 0, no need to explain that, you need to understand just। तो ये हो गया। तो इसके बाद के स्टेप देखो, इसके बाद का स्टेप h को 0 रख दो यहां पे तो h 0, now 2 get cancel so it will become cos x and this whole will become 1, so answer is, so that's why sin x has a derivation cos x and this is the proof। क्लियर बच्चों, एकदम परफेक्ट, पता चल गया, किसी को डाउट, बढ़िया हुआ ना। तो दिस इज द वे कि आप कोई भी सी एनी फंक्शन कैन बी हैविंग इट्स प्रूफ ऑफ डेरिवेटिव बाय दिस वे। ओके बच्चों, आप इस तरह से उसको समझ के लिख सकते हैं। सही बात है बेटा, क्लियर। किसी को भी कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। तो वैसे तो इजी था ये समझ में। चलो बच्चों, सपोज हमको प्रूफ करना है tan x, यानी tan x का डेरिवेशन। तो वी ऑल नो दैट द tan x हैज अ डेरिवेशन sec square x। सही बात है ना बच्चों। सो सपोज tan x का डेरिवेशन करना है, सो जो भी फंक्शन है उसको f of x नाम देंगे, उसी के साथ f of x plus h ले लो तो tan x plus h। सही बात है। Now the first principle, okay, या इसलिए आप लिख सकते हो by definition is f plus x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। सही बात है दोस्तों, ये रूल है। अब आप वैल्यू रख दो यहाँ पे, जो आपकी वैल्यूज फंक्शन के आपने ढूंढे हैं। f of x plus h क्या है, tan x plus h माइनस f of x क्या है, tan x upon h। सही बात है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया। यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक तो सिर्फ वैल्यू रख रहे हैं हम लोग। सही बात है ना बच्चों। अब t माइनस t का तो कोई रूल है नहीं, है कोई रूल नहीं है ना बच्चों, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। तो जब भी आप कॉमन सेंस से याद रखो कि जब कुछ tan हो तो आप उसको sin cos में कन्वर्ट करो, यू विल हैव अ क्लियर आइडिया। ओके, तो लेट अस कन्वर्ट दैट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan, तो tan को लिखेंगे sin x plus h अपॉन cos x plus h माइनस sin x अपॉन cos x एंड इनके नीचे है h। क्लियर है बच्चों। ओके, यू शुड ट्राई वेरी प्रॉपर, अच्छे से प्रेजेंटेशन करना, बिकॉज सी ये आप जो भी पढ़ रहे हो मैथ्स अच्छे से तो समझ लिया, अच्छा फिर उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो अभी तो आपकी गलती है। ओके बच्चों, तो इस तरह से अब हम लेंगे एलसीएम। ओके, अब न्यूमरेटर में जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे h है, ये टर्म नीचे आ जाएगा cos x plus h और ये cos x भी नीचे आ जाएगा। ओके, बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज अ डिनोमिनेटर। अब एलसीएम जब लिया था तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो दैट्स व्हाई इट विल बिकम sin x plus h into cos x minus cos x plus h into sin x। This is the step after this। देख लो सब लोग। अब यहाँ पे आके किसी को कुछ क्लिक होना चाहिए क्या? वेरी गुड,
द न्यूमरेटर इज द रूल ऑफ sin a minus b, sin a cos b minus cos a sin b, है ना? ये a है और ये मेरा b है। सो आफ्टर दिस, और देखो दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सपोज आप h को 0 रख रहे हो तो ये तो प्रॉब्लम है, पर यहाँ पे h 0 रखो तो ये क्या है, cos x, और ये यहाँ पे तो ऐसा ही है। तो इन दोनों टर्म को तो आप आगे लिख सकते हो कभी भी, समझ में आ रही बात मैं क्या बोला अभी? पर चलो हम लिखते हैं एक बार अच्छे से। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर रूल बन गया sin a, ये a है और ये है b, sin a minus b, समझ में आई बात बच्चों? और अपॉन में this h is as it is into cos x plus h into cos x, क्लियर है बच्चों? नाउ ये x कैंसल, sin h आ गया, वो इस h को लेके चला जाएगा, मेरा काम हो गया। ओके, तो अब इसके बाद का स्टेप मैं ऐसे लिखूंगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो यहां पे वेरिएबल कौन है बच्चों, h, तो ये सिर्फ x वाला टर्म है, तो इसको तो आप कभी भी यहां पे लिख सकते हो, समझ में आई बात? वो तो आगे चला गया, वो उसमें तो h रखने की जगह ही नहीं है, तो वो तो लिमिट को टेंड ही नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं है, यानी उसको लिमिट इफेक्ट ही नहीं करेगा। और यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया sin h और इसके साथ मैंने एक h ले लिया, और इनटू में क्या बचा, तो कि लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos, सही बात है बच्चों? अब इसके बाद का स्टेप देख लो, लास्ट है यहाँ पे, आगे है 1 अपॉन cos x इनटू ये हो गया 1 इनटू ये हो गया 1 अपॉन cos square, that is, so that's why the derivation of tan x is a sec square x, and this is the method. Clear बच्चों? This is the perfect way how to prove the derivation of tan x is a sec square x. Okay बच्चों? यहाँ पे देखो, suppose you want to find the derivation of root x using first principle, okay? तो आपको क्या करने का, f of x दिया है, उस पर से f of x plus h फाइंड करना है। होता क्या है, x की जगह पे x plus h रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस का मतलब है जो x था वहां पे x plus h को रख देना, बराबर है? ओके, आप सोचो ना यहीं पे रखना है, तो ये अंडर रूट आएगा ना, ऐसा। तो ये हो गया। अब लिखने का बाय डेफिनेशन या तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेफिनेशन है f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. This is the definition. Definition always लिखने की अच्छे से। अब limit h tends to 0 f of x plus h, that is under root of x plus h, minus f of x, that is root x upon h. क्लियर है बच्चों? अब मैंने आपको अंडर रूट मेथड पढ़ाया था, यहाँ पे आप वो x प्लस कर सकते हो, x माइनस भी कर सकते हो, दो मेथड कर सकते हो आप, मैंने दोनों मेथड पढ़ाए हैं आपको, दोनों तरह से कर सकते हो। देखो मैं फर्स्ट मेथड समझाता हूँ। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x प्लस h रेज टू 1/2 माइनस x रेज टू 1/2 लिख सकते हैं हम इसको, और नीचे मैं x में x ऐड कर रहा हूँ और x माइनस कर रहा हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूँ बच्चों, तो ये x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a हो सकता है। बट सर ये एग्जैक्ट रूल तो नहीं दिख रहा है सर, तो आपको ये जो चीज है उसको एज्यूम कर लो, लेट x प्लस h इज इक्वल टू बीटा, कुछ भी व्हाट एज्यूम कर लिया सर मैंने, समझते हो बात को? देखो ऐसा करने का फायदा ये हो जाएगा कि आपको ये समझ में आएगा कि क्या रूल बन रहा है, या तो रूल किस तरह से सेट हो रहा है, या तो आप सिंपल सोचो। देखो रूल क्या था, रूल आप जब सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है वो होता है x, यानी कि वेरिएबल, यानी x प्लस h टेंड्स टू कुछ बनाना पड़ेगा। सही बात है ना बच्चों, समझते हो बात को कि क्लियर है? यानी क्या, देखो अगर मैंने ये एज्यूम कर लिया x प्लस h इज इक्वल टू थीटा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि व्हेन
h टेंड्स टू 0 है ना, h टेंड्स टू 0 देन थीटा टेंड्स टू क्या आएगा x। अभी x कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो x आ गई। अब आप वैल्यू रखो बच्चों, तो जब h टेंड्स टू 0 है तब थीटा टेंड्स टू तो क्या है x है। अब x प्लस h तो क्या है थीटा, तो थीटा रेज़ टू 1/2 माइनस ये तो बराबर ही है स्टेप में, और थीटा माइनस x। अब देखो आप रूल एग्जैक्ट सेट हो गया कि यहाँ पे जो है वो वेरिएबल होगा, वो किसी कांस्टेंट की तरफ जाएगा और वो कांस्टेंट यहाँ पे होगा। देखो ना, रूल जब लिखा था उसके संदर्भ में ना, उसके लिए अगर आपको समझना है तो रूल ऐसा था बच्चों, ऐसा था। ये रूल ऐसा समझा रहा है, नाम में मत जाओ, रूल ऐसा समझा रहा है कि ये जो है वो वेरिएबल है, ये जो है वो कांस्टेंट है, तो यहां से यहां जा रहा है, तो ये जा रहा है और ये तो अपनी जगह पे खड़ा है, तो ये बदल रहा है, तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे थीटा बदल रहा है क्योंकि मैंने थीटा एज्यूम किया है h के रिप्लेस में, तो थीटा जा रहा है x की तरफ, तो x तो पहले से ही कांस्टेंट था यहाँ पे, तो बराबर है। तो जो यहाँ पे हो वो यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे हो वो यहाँ पे होना चाहिए, ऊपर पावर्स होने चाहिए, हो गया परफेक्ट सेट रूल। तो रूल इजी आएगा 1/2, यानी इसका रूल क्या था n into a raised to n minus 1, तो 1/2 a तो जो यहाँ पे है वो यानी कि कांस्टेंट और उससे कम, तो ऐसा होगा। सो दैट्स व्हाई इट विल बिकम 1/2 x raised to minus 1/2, that is 1/, this is the answer. Okay, you can do this derivation like यानी रूट x का डेरिवेशन इस तरह से आप समझा सकते हो। अदर में भी समझा देता हूं, बट ये बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको ये लिखना है तो लिख सकते हो आप अच्छे से, अदरवाइज मैं आपको वो समझाता हूं कि आप और क्या कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? इसको मिटाऊं? ओके, लिखना है तो लिख लो फटाफट, चलो। ओके, सपोज इसी को सपोज आपको उस तरह से नहीं करना है, तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो, देखो x plus h minus root x upon h into under root of x plus h plus root x upon under root of, ओके, ऐसे ब्रैकेट करना जरूरी हो जाएगा। ये क्या किया सर, क्योंकि जब भी अंडर रूट वाले टर्म्स आए, देखो जब तक आप अंडर रूट नहीं निकालोगे तब तक आप कुछ भी सिंपलीफिकेशन तो प्रोसेस में पहुंच ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप इज टू एलिमिनेट द अंडर रूट्स, हैं? तो अंडर रूट इस तरह से निकलेगा, तो क्या होगा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये है a minus b a plus b। नाउ a minus b into a plus b is a square minus b square। सही बात है दोस्तों, a square minus b square, and in the denominator it will become h under root of x plus h plus root x। सर आपने इसको कुछ नहीं किया सर। देखो बच्चों, मैथ्स में ऐसा नहीं होता है कि हर एक स्टेप में हर एक चीज को कुछ ना कुछ करना, ऐसा कुछ है नहीं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया है सर, ऐसा क्यों करना है? देखो h टेंड्स टू 0 है, तो ये h है जो डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है, तो मुझे तो इसको उड़ाना है। अब जिसको उड़ाना है उसको अलग ही रखो ना, तो वो किसी के साथ कट होगा। अगर उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करके कुछ करूंगा तो फिर वो तो कैसे कट कर पाऊंगा मैं? सो ऑलवेज ये चीज याद रखो बच्चों। अब इसके बाद का स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया x plus h minus x upon h, x plus h plus root x, ये x x कैंसिल। यहाँ पे h जो उड़ा रहा है वो उसको मैथ्स बराबर समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं उड़ाना है, आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, एक स्टेप में ऐसे थोड़ी उड़ता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे h upon h x plus h plus root x। अब ये h कैंसिल, and now you can put the value of x 0, so 1 upon under root of x plus 0 plus x, so that's why the answer is 1 upon root x plus root x। so ये this is the proper for you right now। मुझे लग रहा है कि ये मेथड आप अच्छे से समझ लो तो ये आपको थोड़ा इजी पड़ेगा।
वो लिमिट टिक पिक करने में शायद आप गलती कर दो, बट दिस इज द प्रॉपर जिसमें आपको इजीली पता चल रहा है कि लिमिट किस तरह से फाइंड किया है। ओके बच्चों, चलो राइट डाउन। सपोज बच्चों हमको करना है a रेज़ टू x का डेरिवेशन विद यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, तो आप कैसे करो बच्चों, यहाँ पे f ऑफ x प्लस h, तो a रेज़ टू x प्लस h हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब बाय डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है बच्चों, f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये रूल ऑलवेज अच्छे से लिख लो। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h है a रेज़ टू x प्लस h माइनस f ऑफ x है a रेज़ टू x एंड अपॉन में h एज इट इज। सही बात है बच्चों, एकदम बराबर। अब इसको मुझे सॉल्व करना है अच्छे से, तो देखो बच्चों यहाँ पे, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a रेज़ टू x इंटू a रेज़ टू h, ऐसा हो जाएगा। सही बात है, बेस इन पावर का एडिशन। तो यहाँ पे a रेज़ टू x कॉमन निकलेगा ऊपर से, तो बच्चों याद करो कि a रेज़ टू x यानी वेरिएबल तो h है, तो वो तो कांस्टेंट हो गया a रेज़ टू x, तो a रेज़ टू x बाहर, और यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज़ टू h माइनस 1 अपॉन h। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद इसका तो रूल है log a with base e, तो ये रूल मैंने बाजू में लिख दिया है कि ऐसा होता है। सो दैट्स व्हाई a रेज़ टू x का डेरिवेशन है a रेज़ टू x इनटू log a with base e। ओके बच्चों, बहुत इजी है, आपको ये समझ में आना चाहिए a रेज़ टू x का प्रूफ। चलो तो बच्चों, आज हम डेरिवेशन का यानी कि डेरिवेटिव्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि डेरिवेशन किस तरह से होता है, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं। ओके, देखो सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू log x प्लस x रेज़ टू 7। सपोज वी हैव वन क्वेश्चन और हमको पूछे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। अब इसका डेरिवेटिव यानी dy बाई dx। ओके बच्चों, डेरिवेटिव यानी dy बाई dx। डेरिवेटिव इस तरह से भी बोल सकते हैं, या तो हमको ऐसा भी बोल सकते हैं फाइंड y डैश। सो y डैश इज आल्सो डेरिवेटिव। ओके, अब देखो इसका डेरिवेशन करना है बच्चों, तो कैसे होता है पहले हम रूल वाइज पूरा समझ लेते हैं। ओके, जैसे कि ये y है तो हम लिखेंगे वी हैव, देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा बोले कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी ये नहीं दे और सिर्फ ऐसा बोले फाइंड, तो आपको लेट करके y या कुछ ले सकते हो आप, लेट y दिस। ओके बच्चों, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो y इज इक्वल टू log x प्लस x रेज़ टू 7। ओके, नाउ व्हाट हैपन, वी आर टेकिंग डेरिवेशन एट बोथ द साइड, तो दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेते हैं, तो अल्टीमेटली ये ऐसे होता है d बाई dx ऑफ y that is equal to d by dx of log x plus x raised to 7। This is the ideal step कि जो हम डेरिवेशन के टाइम पे करते हैं। अब ऑब्वियसली हम इसको ऑलवेज लिखेंगे इस तरह से dy by dx। ओके, हम ऐसा समझने के लिए तो यही है, बट लिखना है इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, ये dy by dx इसके साथ भी जाता है, इसके साथ भी जाता है। ओके, तो ये अल्टीमेटली में ऐसे ही होता है। देखो d by dx ऑफ log x प्लस d by dx ऑफ x raised to 7, बात ऐसी होती है। ओके, अब log x का डेरिवेशन क्या है, 1 by x है, और x raised to 7 का किस तरह से होगा, 7 into x raised to 6। मैंने सिखाया आप लोगों को। सो दिस इज द स्टेप्स कि जिस तरह से डेरिवेशन होता है। पर जनरली हम क्या करेंगे, इसके बाद यही स्टेप लिखेंगे। We are not going to write this. Why sir? Because अभी तो इनिशियल स्टेज है, तो I am explaining you. बट डेरिवेशन के जब बड़े समय आएंगे, डेरिवेशन में जब हम थोड़ा डीप में जाएंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे ना y का डेरिवेशन dy by dx, log x का 1 by x, and x raised to 7 का 7 into x raised to 6। खत्म बात हो जाती है, बराबर।
तो इस तरह से आपको ये समझना है बच्चों कि भाई डेरिवेशन के कौन से स्टेप नेसेसरी है, कौन से आप ओमिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप ये लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सही बात है बच्चों। सो इजी सा सम है, लिख लो आपको लिखना हो तो। फॉर द प्रेजेंटेशन एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस कि किस तरह से एक्चुअली होता है। ओके, सपोज ये सम है, तो अगर इसका डेरिवेशन करना है, अब बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि y के बाद तो dy by dx ही आता है। ऐसा थोड़ी है यार। y के बाद अगर मैंने y ही लिखा उसका मतलब मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? x प्लस है ना रूट x का स्क्वायर x प्लस ट्वाइस इनटू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो कट हो जाएंगे और ये 1 by x। दिस इज द, इसका स्क्वायर खोला है मैंने। ओके, अगर ये समझ नहीं पाते हो ना आप लोग, तो आप लोग ने ना 11 साइंस में गलत एडमिशन ले लिया है, आपको नहीं लेना था और आप गलती से आ गए हो। ओके, यहाँ पे देखो, तो ये अब इसका डेरिवेशन करना है, तो अब मैं डेरिवेशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ऐसा पहले सोचने का। ये तो मैंने लिख दिया है, बट आपको सोचने का। देखो ये x है, हाँ तो इसका कोई रूल है। ये है कांस्टेंट, हाँ इसका भी कोई रूल है। 1x, हाँ इसका भी कोई रूल है। तो जब सारे टर्म्स डेरिवेशन के लायक हो जाए ना भाई, तब जाके dy by dx लेना है। समझ रहे हो बात? है ना? ऐसा नहीं कि जहां पे सर ने बोला कि x का डेरिवेशन 1, तो जहां पे जितने x दिखे वहां पे 1। इट्स नॉट डेरिवेशन। वो तो कहेंगे कि आपने x की वैल्यू 1 रखी, ऐसा थोड़ी है। यहाँ पे हम तो डेरिवेशन कर रहे हैं, दैट इज सम प्रोसेस। प्रोसेस ऐसी है कि फंक्शन का कोई डेरिवेशन करना है। ओके, सो x का डेरिवेशन 1, 2 का 0, 1 by x का माइनस 1 by x स्क्वायर। तो अच्छे से आ गया आंसर ये। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस सम। समझ पाते हो बातों को? सो यू शुड अंडरस्टैंड कि सर क्या कर रहे हैं। जैसे कि ये देखो, कोई सम है y बराबर 4x प्लस x रेज़ टू 5 अपॉन x क्यूब, ऐसा है। अब ऐसा नहीं होता बच्चों कि 4x का अलग से कर लिया, x रेज़ टू 5 का 5 into x रेज़ टू 4 और इसका 3 into x स्क्वायर, ऐसा थोड़ी होता है। जब तक हर एक टर्म इंडिविजुअल नहीं हो रहा ना, अकेला नहीं हो रहा, तब तक आप अगर उसको परेशान करोगे तो वो आपको अच्छे से डायरेक्शन नहीं करने देगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड। सर यहाँ पे डिवीजन का तो है रूल, पर अभी तो नहीं सीखा है। वैसे है सारे रूल्स, वो मैं सिखाऊंगा बाद में, पर अभी इसको अगर करना है तो आपको पहले y ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं इसका डायरेक्शन नहीं कर पाऊंगा। अब इसको अलग अलग, नीचे एक टर्म में तो आप अलग अलग दे सकते हो, तो इसको अलग दोगे तो क्या हो जाएगा? 4 by x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको अलग दोगे तो x स्क्वायर आएगा। सही बात है बच्चों? ये अलग है, अलग है। तो सर आप डेरिवेशन ले लो। नहीं, अभी भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि 1 upon x स्क्वायर का कोई रूल मुझे नहीं पता। समझते हो बात? ये रूल है। ऐसे तो इसका रूल बनाना तो बना सकते हो, बट ऐसा नहीं करने का। हर एक टर्म अच्छे से सेट करने का भाई। सो आएगा क्या पता है? y 4x रेज़ टू माइनस 2 प्लस x स्क्वायर। नाउ द रूल्स आर कंप्लीट कि x रेज़ टू n के रूल है दोनों जगह। पर देखो डेरिवेशन में होता क्या है, हम अगर डेरिवेशन लेंगे, यानी सपोज यहाँ पे dy by dx लिया, तो उसका मतलब यहाँ पे भी d by dx ले रहे हैं हम लोग। d by dx ऑफ 4x रेज़ टू माइनस 2, या तो चलो प्लस x स्क्वायर। ओके, दोनों तरफ डेरिवेशन लिया है सपोज। अब होता क्या है, डेरिवेशन जब आप इसको दोगे तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होता है वो वैसा का वैसा रखना है, मैंने रूल बोला था आपको, तो बाहर निकल गया। और d by dx ऑफ हुआ x रेज़ टू माइनस 2 प्लस यहाँ पे d by dx हुआ x स्क्वायर। समझा? अब यहाँ पे क्या होगा देखो, 4 द डेरिवेशन ऑफ दिस माइनस 2 x रेज़ टू माइनस 3। सर कैसे आया ये? तो आप समझो ना बेटा कि माइनस 2 आगे क्या है, x रेज़ टू माइनस 2 माइनस 1। एक कम क्या होता है? माइनस 2 से एक कम क्या होता है? माइनस 3। बराबर है बात? और ये आ गया 2x। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो 8 by x क्यूब प्लस 2x माइनस, है ना, माइनस 4 to 8 माइनस 8। x की माइनस 3 पावर वापस ऐसे ही लिखनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? अरे भाई जो क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से जाने दे भाई। बराबर है? तो आप एक समझो बात, अभी आप जो कर रहे हो, जब अभी समझ रहे हो, बट जब आप कर लो
तो आप इसके बाद ये लिखना चाहिए डायरेक्ट। क्यों सर? देखो ना -2 आ गए तो -1 x⁻³ या तो आप यहां तक लिख लो, ये यहां के बाद ये लिखो। ओके, सो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली पता चलना चालू हो जाएगा, हाँ इसका डेरिवेशन इस तरह से। बट याद रखना कि जब कोई क्वेश्चन दे तो डायरेक्ट डेरिवेशन चालू नहीं पड़ जाने का। क्या देखेगा कि हर एक टर्म डेरिवेशन के लायक है, हर एक में मैं इंडिविजुअल रूल बना सकता हूं। ऐसा तो नहीं है ना कि ये 4x अकेला है, 4x के अपॉन में x³ है, सो दैट मींस 4x इज नॉट अ सिंगल क्वांटिटी। समझ पाते हो ना? तो यू शुड अंडरस्टैंड ऑलवेज, ऐसे थिंक करना पड़ेगा कि हर एक टर्म यार डेरिवेशन के लायक है तो मैं डेरिवेशन अब चिपका दूंगा। जैसे कि देखो कभी-कभी क्या होता है, डेरिवेशन लेने में भी प्लस माइनस हो जाता है सबका। जैसे कि समझो कि y बराबर है log x प्लस sin x प्लस 1/x³। सपोज ऐसा है, ओके। अब होता क्या है, सर डेरिवेशन ले लो, इसका हो रहा है, इसका हो रहा है, इसका नहीं, तो आपको डेरिवेशन लेना है तो ले सकते हो। कैसे? देखो अगर मैंने डेरिवेशन लिया dy/dx, तो इसका मैं डेरिवेशन कर दिया 1/x, इसका कर दिया मैंने cos x। अब इसका डायरेक्ट नहीं हो रहा तो d/dx ऑफ, यानी इसका बाकी है, ऐसा मैंने शो किया। समझ में आ रहा है? आप डेरिवेशन कभी भी ले सकते हो, पर जिसका हो रहा है कर लो, जिसका नहीं हो रहा उस मोमेंट पे वहां पे आगे d/dx बताओ कि हाँ अभी इसका मैं करने वाला हूं, ये मैं डेरिवेशन के लायक बनाया मैंने अभी, ऐसा। सो यू कैन टेक अ डेरिवेशन, बट आपको पता होना चाहिए किसको देना है किसको नहीं देना। देखो कर लिया तो d/dx लिखा है, नहीं लिखा है मैंने। वैसे एक्चुअली में यहाँ पे d/dx ऑफ log x लिखना है ना फर्स्ट स्टेप में, इस तरह से, है ना। बट मैंने क्या किया है, इसका हो गया तो लिख दिया, इसका हो गया, इसका नहीं हो रहा तो मैं शो कर रहा हूं कि आई एम गोइंग टू टेक अ डेरिवेशन, आई एम गोइंग टू डू द डेरिवेशन इन दिस। समझ में आई बात? सो दैट्स व्हाई ये देखो 1/x एज इट इज, ये cos x एज इट इज। नाउ इसका कर लो अच्छे से, ऐसे बराबर है बच्चों। सो यहां पे कर लिया तो d/dx निकल गया, ऐसा। सो यू कैन टेक अ डेरिवेशन एट एनी मोमेंट, बट आप जब डेरिवेशन कर दो तो d/dx मत लिखो। d/dx, सी d/dx का मतलब क्या है, वो यही है ना भाई, यहाँ पे y था तो यहाँ पे y की जगह पे टर्म था, है तो वही चीज। ओके बच्चों, सो डेरिवेशन को लिखना भी एक अच्छी समझ है, समझते हो आप? सबको, बहुत से बच्चों को ऐसा ही होता है कि डेरिवेशन आ गया ना तो डेरिवेशन करने का, ऐसा नहीं होता। जैसे कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए कि y बराबर 2x - 3 अपॉन x + 4, सर डेरिवेशन कर दो। अरे ऐसा नहीं है भाई सर, तो इसको तो अलग अलग भी नहीं दे सकते, तो उसके लिए सीखेंगे ना हम डिवीजन ऑफ, डिवीजन रूल फॉर द डेरिवेशन, तो हम सीखेंगे बच्चों। तो नहीं पता है तो गप्पे नहीं मारने। बहुत से लोग 2 × 1 इसका 1 कर देंगे और इसका 1 x का 1, सर ने सिखाया था x का 1, ऐसा नहीं होता भाई। x का 1 डेरिवेशन यानी डेरिवेशन तो x का अकेला है, ये x अकेला नहीं है, इसके साथ ये भी है तो ये चलो इसका दो, पर ये डिवीजन में भी है तो ये टर्म कुछ अलग चीज है ना। सही बात है ना बच्चों? ऐसा होता है। समझ में आ रही बात? कॉमन सेंस समझ पाते हो? सो लाइक दिस डेरिवेशन में ऐसी चीज आपको समझनी चाहिए। ओके, किस तरह से लिख रहे हैं सर, क्या चीजें हो सकती है, ओके समझो। ये सब चीजें छोटी छोटी है बट आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ऐसे कि हम एक और सम लेते हैं, सपोज y बराबर है सपोज ये सम है, ओके। लेट अस अंडरस्टैंड द सम, और हमको बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव, ओके, यानी कि इसका डेरिवेशन फाइंड करके बताओ। तो आपको क्या करने का, देखो आपको सोचने का, सबसे पहले सोचने का। ये कोई रूल है, टेक्स्ट रूल आपने, मैंने रूल लिखवाया उसमें है, ये है कोई रूल है, कौन सा है? यस, जब वेरिएबल की कुछ पावर हो कांस्टेंट तो x⁻n ही होता है, ओके। फिर ये रूल है, ये कौन सा रूल है? नहीं, मैं वापिस बोल रहा हूं, ये e⁻x में क्या होता है? कांस्टेंट का वेरिएबल पावर। ये तो कांस्टेंट का, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कहां वेरिएबल है? सही बात है ना। मैं आपको ऐसा लिख के दूं 2⁻², तो वो तो कांस्टेंट ही है ना,
समझ में आई कि नहीं? e क्या होता है? e 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू की 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू अगर तू कैलकुलेटर में करेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी ना भाई, समझता है कि नहीं? और दूसरी बात ये समझो कि वेरिएबल x है तो इधर है x, वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल जिस टर्म में इंडिविजुअल टर्म में वेरिएबल नहीं होता वो तो कांस्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे सारे रूल हैं, सो यू कैन टेक द डेरिवेशन dy by dx e raised to x का e raised to x यहाँ पे हो जाएगा e into x raised to e minus 1, x raised to n का रूल लगाया है बच्चों, n into x raised to n minus 1, n is your e in this case and this as a derivation 0. Why? Because it's a constant. Clear? So you should understand these little things for better understanding of derivatives. सही बात है ना बच्चों? तो ये सब छोटी छोटी चीजों को आप समझते जाओगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा डेरिवेशन। ओके बच्चों, क्लियर है? तो चलो हम लोग डेरिवेटिव्स का मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ते हैं। ओके, मल्टीप्लाई में जब दो टर्म हो तो हमको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दैट, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो देखो कि y बराबर सपोज u into v है, where u is the function of x and v is also the function of x, है ना? u भी कुछ y x वाला है और v भी कुछ x वाला फंक्शन है। तो when you want to find the derivation at that moment, तो dy by dx किस तरह से लिखते हैं? u as it is d by dx of v plus v as it is and d by dx of u. This is the rule of multiplication when you want to find the derivation. Okay? सही बात है? यानी क्या किया? तो पहला टर्म वैसा का वैसा, दूसरे का डेरिवेशन, फिर दूसरा वैसा का वैसा, पहले का डेरिवेशन। This is, या तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, u into v dash plus v into u dash. Dash is the sign of a derivation बच्चों, so you can have this and this is your y dash. इस तरह से आप समझ सकते हो, okay? अगर आपको समझ तो let us have one simple example to understand this process. See, y is equal to, let us have x into log x. Okay, so यहाँ पे in the derivation, देखो जब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब आपको u और v लेना भी एक कला है, तो बात की बात है, पर अभी यहाँ पे ओके, तो सपोज y is equal to x into log x है और आपको करना है, तो मैं यही बोल रहा था कि यहाँ पे in the derivation there is no need to think about which one is u and which one is v. सही बात है, आपको जो मना है वो u और v ले सकते हो। तो हम तो इसी तरह से लिखेंगे, तो देखो अगर इसका डेरिवेशन करना है बच्चों dy by dx, तो अल्टीमेटली ये इस तरह से हो रहा है d by dx of x into log x। सही बात है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये इसी तरह से छूटेगा। When you have two terms in a multiplication, तो ये सिंगल टर्म में मल्टीप्लाई में है, तो किस तरह से देखो हम x as it is लिखेंगे d by dx of log x plus log x as it is लिखेंगे and d by dx of x. This is the step. Okay, इस तरह से लिखेंगे। तो देखो ये डेरिवेशन के आगे है तो उसको थोड़ी कुछ करेंगे, डेरिवेशन के बाद ये तो इसका कुछ करेंगे, तो log x as a derivation 1 by x, very good, and here log x as it is, the derivation of this is 1, यहाँ पे x x कैंसिल हो रहा है, so the answer is 1 plus log x, log x into 1 is log x, तो 1 plus log x is the derivation of x into log x। यहाँ पे इस स्टेप की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो x into log x का डैश प्लस log x into x का डैश। सही बात है बच्चों? अगर आपको लिखना है, बट अब मैं बोलूं आपको तो आप ये आदत मत डालो, आप यही आदत डालो, क्योंकि आगे जाके यही अच्छे से, क्योंकि डेरिवेशन के साथ जुड़ा हुआ है अच्छे से, डैश भी कर सकते हो, बट दिस इज द परफेक्ट। ओके, सो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डेरिवेशन में जब दो टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमको किस तरह से सोचना है। सही बात है बच्चों? क्लियर हो गया ये? जैसे कि लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर हमको ऐसा दे दे y बराबर e रेज़ टू x into 2 रेज़ टू x, ऐसा कुछ दे दे, तो ये भी मल्टीप्लिकेशन ही है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आप सोचो कि अगर इसका y डैश करना है तो अपने को कुछ नहीं करने का, e रेज़ टू x into 2 रेज़ टू x का डैश
प्लस 2 रेज टू एक्स और e रेज टू एक्स का डैश। सो हो गया ना, देखो e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स ही रहेगा, 2 रेज टू एक्स का 2 रेज टू एक्स इनटू log 2 प्लस 2 रेज टू एक्स एज इट इज एंड e रेज टू एक्स का तो e रेज टू एक्स ही होता है। ओके, तो ऐसे सम में अगर आप स्टेप लिख रहे हो, देखो इसका आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं सपोज, तो e रेज टू एक्स एज इट इज 2 रेज टू एक्स का 2 रेज टू एक्स इनटू log 2। देखो बेस की बताने की कोई जरूरत नहीं, इट्स नेचुरल है ही, ऐसा पता चलेगा, प्लस 2 रेज टू एक्स एज इट इज और e रेज टू एक्स का। अब ऐसे सम में जब आप डेरिवेशन कर लिया, सपोज ये डेरिवेशन हो गया, तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है तो आपको थोड़ा निकालना चाहिए। e रेज टू एक्स इनटू 2 रेज टू एक्स कॉमन और अंदर रहेगा log 2 प्लस 1। सही बात है ना? ओके, ये 2 प्लस 1 3 मत कर देना भाई, ये तो log 2 है और ये प्लस 1 अलग है पूरी बात, यानी 1 प्लस log 2 है, ऐसा समझो। सो दिस इज द वे कि डेरिवेशन का आंसर किस तरह से लिखना है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने यही तो छोड़ दिया। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो यू शुड कॉमन आउट एंड प्रेजेंट योर आंसर इन एफिशिएंट वे। ओके बच्चों, सो दिस इज द बेसिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर द डेरिवेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके बच्चों, सपोज हमको डिवीजन रूल पढ़ना है डेरिवेशन के लिए, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि y बराबर सपोज है u by v, where u is the also function of x and v is the also function of x. Okay, and you want to find the derivation, तो याद रखने का डिवीजन का रूल करना है तो पहले एक अच्छा सा लाइन ड्रॉ कर देने का। ओके, अब रूल ये है कि नीचे जो भी दिख रहा है ना, whatever is in the denominator उसका स्क्वायर, whatever कितना भी बड़ा टर्म हो ब्रैकेट करके उसका स्क्वायर। सही बात है बच्चों? नीचे जो लिखा वो वैसा का वैसा, उसको कुछ नहीं करना। एंड देन d by dx of u माइनस, अब u को कुछ नहीं करेंगे, इनटू d by dx of v। दिस इज योर रूल ऑफ डिवीजन। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हो, vu डैश माइनस uv डैश अपॉन v स्क्वायर, दिस इज योर y डैश। डेरिवेशन when two terms are in a related with the division. Okay, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे हम ये सब यूज करने वाले हैं बहुत वाइडली। ओके, सपोज समझो कि y बराबर है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। नाउ ऐसा कोई टर्म आ गया तो यू डोंट हैव अ सिंपलीफिकेशन प्रोसेस, क्या इसके फैक्टर क्या करोगे, कुछ नहीं होगा, है ना बच्चों? सो एट दैट टाइम you need to apply division rule for the derivation. So जहां पे देखो every moment जहां पे जो डेरिवेशन करने के लिए करना पड़े वो करना पड़े, ऐसी बात होती है। ओके, आगे जाके आप थोड़ा एडवांस सम पढ़ोगे तो उसमें आप चेन रूल लगाओगे और फिर डिवीजन तो होगा ही वहां पे, तो जो स्टेप में करना पड़ेगा डेरिवेशन के लिए वो जरूरी है। ओके, तो देखो सपोज यहाँ पे मुझे dy by dx करना है, यानी कि डेरिवेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, whatever is in the denominator उसका स्क्वायर, ज्यादा नहीं सोचना, denominator as it is d by dx of numerator minus numerator as it is and d by dx of denominator. Clear? You need to write it in very specific way. अच्छे से लिखना बहुत जरूरी है। वापस बोल देता हूँ, नीचे जो भी है वो स्क्वायर, नीचे वाला वैसा का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेशन माइनस ऊपर वाला वैसा का वैसा नीचे वाले का डेरिवेशन। यू नीड टू थिंक इन दिस वे। ओके, अब क्या करेंगे, अब ये x स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, द डेरिवेशन ऑफ दिस इज 2x। कैसे? x स्क्वायर का 2x और 1 का 0। ऐसा समझो कि एक छोटा सा सम है कि नहीं, ये छोटा सा अलग सम है, तब मैं क्या करता, तो मैं x स्क्वायर का 2x करता और 1 का 0 करता, बिकॉज़ डेरिवेशन उसके साथ है। अगेन हियर x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज एंड द डेरिवेशन दिस इज 2x एंड ये वैसा का वैसा। अब इसको बहुत से बच्चे सिंपलीफिकेशन प्रोसेस में बहुत गंदा करते हैं, ये 2x को मल्टीप्लाई, अरे 2x कॉमन ऊपर से है कि नहीं, सो 2x कॉमन तो क्या रहेगा, x स्क्वायर माइनस 1 minus x square minus 1 and this is, so see x square get cancel,
तो आंसर इज -4x. क्लियर है? See, this is a -2, that is -4x upon this. So this is the derivation of this. इसका derivation ये है by this way. So this is a very clear procedure and you need to clear in your mind also. अच्छे से माइंड में बिठा लो कि डिवीजन का करना है. जब भी डिवीजन में दो टर्म है like this and you want to find the derivation, then you need to apply this basic procedure which is known as a rule of division for the derivation. Clear बच्चों? I hope you understand it very well. Okay? अच्छे से लिख लो इसको. चलो दोस्तों, देखो हम लोग डेरिवेशन का बेसिक सारा सीख लिया हम लोगों ने. हमने डेरिवेशन में ये सीखा कि डायरेक्ट सम कैसे होता है. फिर हमने ये सीखा कि डेरिवेशन का मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है. फिर हमने ये सीखा डेरिवेशन का डिवीजन का रूल क्या होता है. तो उसके बाद आज हम पढ़ेंगे वैसे सो कॉल्ड के इसको बोलते हैं चेन रूल. ओके, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स. वैसे अभी 11th साइंस में इतना ज्यादा इसका यूज नहीं है, बट आप सीख के रखोगे तो आप सारी चीजें इजीली कर पाओगे. ओके, आगे जाके आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, जैसे कि सपोज हमको ऐसा दे दे y इज इक्वल टू सपोज ऐसा है 2x प्लस 1 की 2 पावर. तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन अगर हमको करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर को खोल देंगे एंड इंडिविजुअल टर्म को फिर है ना हम ऐसा करेंगे. देखो 4x स्क्वायर 4x प्लस 1. सही बात है. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ डेरिवेशन, सो इट विल बिकम 8x प्लस 4. क्लियर बच्चों? एवरीवन, डू यू हैव एनी डाउट? नो ना. 4 एज इट इज, x स्क्वायर का 2x हुआ है बट वो मल्टीप्लाई हो गया, सो इट्स दिस. और ये बट सोचो बच्चों कि सपोज ये सम ऐसा है y बराबर 2x प्लस 1 की 12 पावर हो गया. तो आप तो ऐसे खोलने थोड़ी बैठोगे बच्चों, ऐसा तो नहीं होगा कि ये इसका 12 पावर. चलो हम बाइनोमियल सीखे हैं तो करते हैं, तो हम लोग मजूरी थोड़ी करेंगे. हम इतना थोड़ी डिटेल करके फिर उसको सिंपलीफाई करेंगे और फिर डेरिवेशन करेंगे, ऐसा सब नहीं होता. तो what we should do at this type of sums कि जहां पे डायरेक्ट नहीं हो रहा, यानी कि आप कोई रूल लगाना सोच रहे हो तो काफी हार्ड पड़ जाएगा. तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये सोचने का कि ये जो पावर है इतनी चीज जो बेस में है यहाँ पे, उसको मैं ना x एज्यूम करता हूँ माइंड में. सपोज मैंने ऐसा एज्यूम किया कि ये जो चीज है इतनी चीज वो है x, तो ये x रेज़ टू 12 है. सपोज हमने एज्यूम किया ऐसा कि ये क्या है. ओके बच्चों? ओके, तो सपोज ये है, तो मैं अभी वापस समझा रहा हूं कि इसको x एज्यूम करो आप माइंड में. सपोज तो ये x रेज़ टू 12 है बच्चों, तो x रेज़ टू 12 समझ के इसका डेरिवेशन चालू करो. ओके, तो x रेज़ टू 12 का क्या होता है 12x रेज़ टू 11. इसको तो मैंने x गिना है, तो 12 जो भी होता है वो पावर आगे आती है उससे कम पावर. हम ऐसा ही करते हैं ना. सपोज x रेज़ टू 12 होता तो आप क्या लिखते हैं 12x रेज़ टू 11. सही बात है ना बच्चों? तो ये x कौन है 2x प्लस 1 है, तो वो तो 2x प्लस 1 ही रहेगा ना भाई. और बाजू में इनटू में जिसको एज्यूम करा उसका डेरिवेशन करेंगे, ऐसा बताएंगे. यानी कि जब भी आपको ऐसी कोई चीज आए जिसके लिए आपको कोई मेन रूल एज्यूम करना पड़े, तो जो आप एज्यूम कर रहे हो उसका डेरिवेशन बाजू में करना है मल्टीप्लाई d by dx of that. तो that means ये 12 2x plus 1 is to 11 और इसका डेरिवेशन हो गया 2, है ना. 2x plus 1 का 2, x का 1, 1 का 0. So the answer is 24 2x plus 1 is to 11. This is the derivation of this. So very important. देखो जहां पे भी आप सोच लो, जहां पे भी मेन रूल नहीं लग रहा है डायरेक्ट, वहां पे आपको कुछ एज्यूम करके ये थियरम करना है एंड दिस इज नोन एज अ चेन रूल. देखो बहुत से ऐसे हजारों सम आपको सपोज करने पड़े, जैसे कि अभी आपने मेरे से एक सम करवाया
जब मैंने बोला था ऐसा, सपोज सम ऐसा था 5/x-1 है ना, ऐसा सम था, बराबर। तो यहां पे आप चेन रूल लगा सकते हो। कैसे पता है, ये x-1 को x एज्यूम करो, तो ये 1/x है। 5 तो कांस्टेंट है तो उसको तो नहीं सोचेंगे, कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई डिवाइड में वैसा का वैसा रहता है। तो ये समझो 1/x है, तो 1/x जो डेरिवेशन करोगे आप तो 5 तो एज इट इज 1/x का हुआ -1/x², और जिसको एज्यूम किया उसका बाजू में सपोज, तो x-1 को एज्यूम किया तो x-1 का डेरिवेशन क्या 1, तो 1, तो देखो आंसर यही होगा उसका, क्या -5/x-1²। उसका आंसर यही होगा। सर ये कैसे हुआ, ये तो बहुत जादू हो गया सर। तो ऐसा नहीं है, देखो आप 5 को तो मैंने कुछ नहीं किया है बच्चों, तो यहाँ पे ऐसी तो चीज है ना, क्या 1/x-1, तो इसको मैंने एज्यूम किया x, तो 1/x का तो रूल है ना, मेन रूल देखो आप, मेन रूल जितने भी रूल है उसके साथ सेट करने के लिए जो चीज एज्यूम करनी पड़े वो कर सकते हो बिंदास। समझ में आई बात। तो x-1 को x एज्यूम किया तो 1/x का -1/x², और जिसको एज्यूम किया उसका बाजू में, ये तो जस्ट मैंने लिखा नहीं है, बाकी d/dx ऑफ x-1 लिखना है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि भाई मेथड क्या है। यहां पे देखो सब लोग, इसके तो बहुत सम करेंगे हम लोग, बट समझने के लिए अभी बहुत जरूरी है। सपोज y बराबर है sin ऑफ log x, ओके। ऐसे सारे सम जहां पे ये सब फंक्शन मिक्सअप होंगे तो वो समझो कि सब चेन रूल के सम है। अब ये है सपोज, बराबर है, तो इसको अब x गिनो, तो मेन रूल क्या बन गया sin x, मेन रूल क्या बन गया sin x। सो दैट्स व्हाई इसका डेरिवेशन करना है तो sin x का क्या होगा cos x। देखो बच्चों, बहुत से लोग क्या करते हैं पता है, sin का cos log का 1/x, जो आप एज्यूम करो वो फर्स्ट टाइम तो वैसा का वैसा ही रहता है। यानी देखो sin x का cos x x है, और जिसको मैंने एज्यूम किया, मैंने log x को एज्यूम किया मेरे माइंड में, तो d/dx ऑफ log x बाजू में। दिस इज द मेथड। अब इसका आंसर तो क्या आएगा cos ऑफ log x, और ये 1/x हुआ, इसको ऐसे लिखना है। सर मैं ऐसे, ये सब फटाफट क्लियर होना चाहिए माइंड में कि क्या बात हो रही है। जैसे कि आपको ऐसा लिख दिया, देखो ना यहीं पे समझो कि y बराबर e⁻²x+5 है, ओके। तो मेन रूल तो e⁻x है, वी डोंट हैव अनदर थिंग, e⁻x है रूल। तो सर e⁻x, तो इसको एज्यूम करना पड़ेगा मुझे माइंड में, तो dy/dx e⁻, इसको एज्यूम किया तो e⁻x का तो e⁻x ही है सर, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, और बाजू में d/dx ऑफ जो एज्यूम किया था वो। समझ में आई बात, क्लियर है बच्चों। तो e⁻²x+5 इनटू इसका क्या हो जाएगा 2, कैसे हुआ 2 एज इट इज, x का 1 और 5 का 0, सो आंसर इज ट्वाइस e⁻²x+5। So these little things gives you the idea कि भाई किस तरह से चेन रूल लग रहा है। जैसे कि और समझते हैं, यहां पे देखो सब लोग, सपोज है y इज इक्वल टू, अभी किया था हम लोगों ने। अब देखो बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मीनिंग तो ऐसा है, इसका तो ऐसा मीनिंग है बच्चों, सही बात है। अब याद रख लो कि जब किसी भी पूरे टर्म की कोई पावर हो तो सबसे पहले बनता है x⁻n। यहां पे मेन रूल बनाने के लिए आपको sin x को x एज्यूम करना पड़ेगा, तो रूल बना x², सही बात है बच्चों। अब x², तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x² 2x, 1, तो नहीं लिखेंगे 1, एंड बाजू में d/dx ऑफ, किसको एज्यूम किया बच्चों sin x, तो यहां पे sin x, तो दैट्स व्हाई 2 sin x into, तो दैट इज, so this is the proper way कि why the sin square x has a derivation sin 2x। अभी हमने इसी को मल्टीप्लिकेशन रूल से किया था, तो सर वही था तो ये क्यों किया, अरे बच्चों समझो यहां पे हो गया क्यूब, समझ रहे हो गई 10 पावर, तो ये काम लगेगा वो नहीं काम लगेगा। समझ में आएगी बात बच्चों सबको, क्लियर एकदम।
So this is called a chain rule of the derivatives, and this is very important. Very important means अगर आपको ये नहीं आ रहा ना तो भैया you cannot do a derivation, you can have application of derivation, integration, application of integration, definite integration, indefinite integration, lots of सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम्स अगर आप ये मेथड अच्छे से नहीं समझ रहे हो। और वैसे भी हम इसके हजारों सम करेंगे बच्चों, ओके, डेली बेसिस पे बहुत सारे सम करेंगे हम, सो डोंट वरी। अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, सपोज देखो y बराबर अंडर रूट ऑफ 2x + 7 है, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि ऐसा कुछ है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, dy/dx रूट x का रूल, अंदर वाली चीज को x मैंने माइंड में सोच लिया, तो रूट x का डेरिवेशन होता है 1/2 रूट x, सही बात है। और बाजू में d/dx ऑफ व्हाट क्या आएगा बच्चों, बोलो तो, वेरी गुड, 2x + 7। सर अंडर रूट के साथ नहीं भाई, मैंने अंदर की चीज को ही एज्यूम किया था, तभी रूट x का रूल बना ना वो, सो दैट्स व्हाई 1/2 अंडर रूट ऑफ 2x + 7, और यहां पे डेरिवेशन आएगा 2, सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, सो द आंसर इज 1/अंडर रूट ऑफ 2x + 7। द डेरिवेशन ऑफ दिस इज दिस। पर ये सब हुआ है चेन रूल से बच्चों। देखो आप लोग बोलोगे सर साइन में साइन का क्यों रूल नहीं यूज किया, साइन का रूल है ना सर, तो पर बेटा ये पूरे की पावर थी। देखो साइन का रूल कब आएगा, जब ऐसा कुछ आएगा y बराबर साइन, अब ये साइन इसको x एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, सिर्फ x का स्क्वायर। पहले क्या था, पूरे sin x का स्क्वायर था, तो x⁴n बन गया। यहां पे क्या है, सिर्फ x का स्क्वायर है, समझ रहे हो। सो यहां पे डेरिवेशन कैसे होगा बच्चों, देखो sin x, इसको x गिना तो sin x का cos x, एंड बाजू में d/dx ऑफ, है कि नहीं, तो आंसर इज, ऐसे लिखने की आदत डाल लो। यहां पे बाजू में आप नहीं करो x² बराबर, 2x पीछे नहीं लिखो। चलो देखो और भी देखो, यानी चेन रूल में और भी बहुत से ट्विस्ट हो सकते हैं। समझो कि y बराबर सपोज आपको ऐसा दे दिया x - 1/x + 1 की 6 पावर। अब यहां पे आप सोचो कि इसको x एज्यूम करो, जब भी किसी की भी होल पावर हो तो x⁴n ही लगाने का, तो यार यहां पे आप dy/dx करोगे तो x⁶ का क्या होगा, 6 x⁵, और बाजू में d/dx ऑफ x - 1/x + 1। तो ये वैसा का वैसा बच्चों। चलो कौन बताएगा इसका डेरिवेशन क्या है, एनीवन फ्रॉम दिस क्लास, क्या कर सकते हो आप यहां पे, वही गलत है। देखो आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि डेरिवेशन का जो सीखा है अब तक उसको नहीं भूल जाना है, इट इज अ रूल ऑफ डिवीजन। सीखा है ना आप लोगों ने, आपको यही समझना है कि ये एक अलग से नया सम है, और कैसे 1 by 1 मैंने बोला भी था कि सब लोग ऐसा करेंगे, याद है, ऐसा नहीं करना है बच्चों। जहां पे भी डेरिवेशन करने के लिए जो करना पड़े वो करना पड़े, यहां पे डिवीजन है तो डिवीजन का रूल लगाना पड़े, ऐसी बात समझ में आएगी बात। तो सिंप्लीफिकेशन और वो सब बात की बात है, बट देखो आपको मैं सिखा देता हूं, नीचे यहां पे स्क्वायर x + 1, ये 1 माइनस x - 1 और ये 1, यू शुड राइट इट इन अ ब्रैकेट, ओके, ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अच्छे से, तो देखो मैं करके बताता हूं बच्चों क्या होगा। इसके बाद 6 x - 1 की 5, x + 1 की 7, है ना, ये 2 और ये 5, ओके। और यहाँ पे x + 1 माइनस x + 1, ओके, ये 1 के तो मतलब नहीं है, x + 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, तो x कैंसिल, तो ये 2 हो गया, तो आंसर इज 12 x - 1 की 5
upon x plus 1 की 7. This is your answer. This is the derivation of this. So बच्चों समझो बात को ये समझो कि मेन अगर रूल चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन रूल से हटके कुछ भी हो रहा है तो you need to assume the thing, and according to that you have to apply the basics of derivation, and जो आपने assume किया है उसका derivation बाजू में multiply में करके बताना है. You should understand this very well. ये लॉजिक हर जगह पे काम करने वाला है. हर जगह पे का मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसी भी जगह पे. जैसे कि मैं समझाता हूं, देखो डेरिवेशन यानी डेरिवेशन. सपोज ऐसा है, सोचो ये है y स्क्वायर और ये है x. अब मुझे डेरिवेशन करना है. सपोज देखो अगर मैं इसका डेरिवेशन करना चाहूं तो मैं तो इसको ऐसा लिख दूंगा, इसको ऐसा लिख दूंगा. सही बात है ना? हा? फिर मैं क्या कर लूंगा, तो क्या मेरे पास तो रूल है सर, खत्म हो गया डेरिवेशन. पर मुझे ऐसा इसका ऐसा नहीं करना है और मुझे डेरिवेशन करना है. तो y स्क्वायर का क्या होगा पता है? 2y. मैंने y को एज्यूम किया तो y स्क्वायर का 2y, बट y का बाजू में बताने का है कि y का डेरिवेशन. तो y का डेरिवेशन आज तक क्या लिखते हो? देखा चेन रूल लगा है यहां पे. और x का क्या? 1. ये 2y किधर? नीचे. तो dy by dx बराबर 1/2y. y क्या है? x, रूट x. अगर यहां से बनाऊं तो यही आएगा ना. समझ में आई बात? ये तो थोड़ा जबरा हो गया नहीं? तो देखो आप समझो कि ये हर जगह पे लगने वाला है. ऐसी सारी जगह पे जहां पे वेरिएबल कोई चेंज है, कुछ भी हो, ये लग जाएगा वहां पे. समझते हो बात को? तो द चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज द बेसिक लेवल ऑफ द डेरिवेशन. ओके बच्चों, तो ये सारी चीजें आप क्लियर करनी पड़ेगी माइंड में. देन एंड देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड other sums and other methods. ओके बच्चों, चलो तो बच्चों देखो डेरिवेटिव्स के और सम्स देखते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि डेरिवेशंस के फर्स्ट प्रिंसिपल के थोड़े अलग सम कैसे होते हैं. ओके, तो सपोज x sin x का डेरिवेशन करना है आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से. अभी सबसे पहले आप ये समझो कि अगर f of x बराबर x sin x हो और हमको f dash x करना हो तो हम क्या करेंगे? x as it is sin x का डेरिवेशन प्लस sin x as it is and x का डेरिवेशन. हम यही करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल से, सिंपल अगर करना है तो. सो इट विल बिकम x cos x, क्योंकि x as it is sin x का डेरिवेशन cos x प्लस sin x as it is and x का 1. क्लियर? तो दिस इज x cos x plus sin x शुड बी द आंसर ऑफ दिस. है, इसका आंसर यही होने वाला है. ऐसा अपने को पहले से क्लियर होना चाहिए माइंड में. ओके, आपको वैसे तो ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको मुंह ज़बानी पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो f of x ले लो, उसके बाद f of x plus h ले लो. तो x की जगह पे x plus h. ओके, ऐसे अच्छे से लिख लो उसको. सही बात है बच्चों. अब यहां पे देखो वी नो दैट, ओके, वी नो बाय डेफिनेशन लिखो या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिखो. ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है बच्चों? फर्स्ट प्रिंसिपल है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x upon h. ये तो रूल है. रूल में तो रखने में कोई ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए. ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0. अब f of x plus h कितना है? देखो x plus h sin x plus h ऐसा है, माइनस f of x क्या है? x sin x, तो उसको भी रख दिया मैंने, और अपॉन में h है. सही बात है बच्चों, एकदम परफेक्ट, सबको क्लियरली पता चल गया होगा. अब आप एक काम करो, देखो आप ये सोचो कि सर h कैसे निकालेंगे हम? h तो यहाँ पे है, अब उसका क्या करेंगे? तो आप पहले इसको मत सोचो, क्यों? क्योंकि देखो इस टर्म में तो h है ही नहीं, तो आप कॉमन भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी प्लस में है तो नहीं निकलेगा. तो इस sin x plus h को x के साथ मल्टीप्लाई करो और इस sin x plus h को h के साथ मल्टीप्लाई करते हैं.
देखो यहां पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 x इंटू साइन x प्लस h प्लस h इंटू साइन x प्लस h माइनस x साइन x और होल अपॉन h है, बराबर बच्चों। अब देखो आप सोचोगे आप कि सर ये टर्म, तो देखो ये टर्म दिख रहा है, ये टर्म उसमें h है, देखो तो हमारे काम का है थोड़ा। अब इस टर्म में और इस टर्म में सर कुछ हो नहीं रहा, तो देखो इसका साइन a प्लस बी का रूल लगा दो, तो आपको ये पता चलेगा कि कॉमन निकलेगा कुछ टर्म्स में से। तो देखो यहाँ पे साइन h टेंड्स टू 0, अब देखो यहाँ पे x तो एज इट इज है, साइन a प्लस b, तो साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b, बराबर बच्चों, प्लस h। देखो यहाँ पे रूल लगाना कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि h है ही मेरे काम का, ओके, तो उसको h ही रखते हैं और साइन x प्लस h माइनस x साइन x। अब देखो एक बढ़िया सा स्टेप समझाता हूँ मैं आपको। ये जो टर्म है उसके नीचे मैं अगर x दे देता हूँ तो h h कट हो जाएगा और ये sin x प्लस h में मैं h की वैल्यू 0 रख सकता हूँ। इतने टर्म की बात कर रहा हूँ, ये और ये तो अभी देर है, मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। समझ में आया मैंने क्या सोचा? देखो मैंने ये सोचा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू sin x प्लस h बाई h, ये अलग है ना, ये प्लस में है तो उसको अलग ले लिया मैंने, डिवीजन डिनोमिनेटर को अलग लेके तो अलग लिख ही सकते हैं हम लोग, बाकी की सब चीज वैसे की वैसे। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखो ये x अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आप ऐसा लिख सकते हो x sin x cos h, बराबर। देखो ये टर्म प्लस सॉरी माइनस, इसको ले लेता हूं मैं साथ में, माइनस x sin x और अपॉन h। सर इसको ले लिया और इसको ही क्यों लिया? तो इसको मैंने क्यों नहीं लिया पता है? ये तो sin h बाय h सेट हो रहा है ना, ये यानी और प्लस में एक कौन बच गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x into sin h बाय h। हो गए सारे टर्म सेट। कैसे टर्म सेट हुए? देखो यहाँ पे तो sin h बाय h यानी cos x, तो आपको आंसर याद होना चाहिए कि प्लस cos x आ रहा है। आपने जब इसका डेरिवेशन मल्टीप्लाई रूल से किया था तो हमको पता होना चाहिए कि आंसर क्या था, x cos x प्लस sin x। हाँ तो ये कट होएगा, कुछ भी व्हाटएवर, तो सेट हो जाएगा सब चीजें, बराबर। इतना क्लियर हुआ सबको? ओके, आप इस तरह से लिख सकते हो, आप इतना लिख लो, फिर यहाँ पे रफ करके मैं इसके आगे के स्टेप्स लिखता हूँ। ओके बच्चों, ओके तो बच्चों सपोज आपने यहाँ तक लिख दिया और देखो ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला तो एक x यहाँ पे था, हम भूल गए थे तो लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पे देखो आगे होगा क्या बच्चों, अब यहाँ से आगे आप देखो कि ये h कैंसिल, ये फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं, h कैंसिल, तो आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो यू विल गेट sin x। ओके, सो द फर्स्ट टर्म इज sin x मिल गया आपको, प्लस ये जो टर्म है देखो ये टर्म ही मेन है। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि ये sin x by h 1 हो गया यानी x cos x, तो sin x plus x cos x आंसर है, इसका मतलब इसका आंसर 0 आना चाहिए। ये 0 है पर वो बताना पड़ेगा आपको, अच्छे से बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? देखो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से क्या कॉमन बच्चों, x sin x, तो अंदर क्या रहेगा cos h माइनस अपॉन h प्लस ये जो टर्म है उसमें sin h by h1 तो रहा क्या, x cos x। आप लिख सकते हो डायरेक्ट x cos x into 1 ऐसा लिख दो, सब समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि x cos x, x इज अ कांस्टेंट राइट नाउ, हम तो h की बात कर रहे हैं, तो h तो इसको लिमिट दिया तो 1 हो गया, सही बात है ना बच्चों। sin h by h 1 x टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है sin x, इसको मैं आगे लिख देता हूं x cos x। अब देखो यहाँ पे ये x sin x तो बाहर चला जाएगा क्योंकि वेरिएबल कौन है, h है, तो ये तो इस टाइम पे कांस्टेंट है, वो बाहर चलेंगे। अभी इसका कोई रूल नहीं है, रूल है 1 माइनस cos h।
दैट इज 2 sin square h by 2. ओके, तो आप माइनस एक क्रिएट कर लो, ये माइनस करने से ये उल्टा हो गया है, ऐसा पता चल गया आप सबको। तो x sin x बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका आ जाएगा sin square h by 2 by h। अब यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ओके, तो इसको करते हैं हम आगे। तो देखो sin x प्लस x cos x एज इट इज, सही बात है बच्चों। यहाँ पे देखो ये h को एक साइन लेके जाएगा तो एक साइन बच जाएगा, तो उधर आप h 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, तो पूरा टर्म 0 हो रहा है। यहीं से पता चल जाना चाहिए। अगर सिस्टमैटिकली लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो आप, sin x into limit h tends to 0 sin h by 2 upon h by 2 into 2, okay, and into में limit h tends to 0, एक sin h by 2 है, सही बात है ना, दो है ये, तो एक h by 2 बनाया क्यों, क्योंकि sin थीटा by थीटा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया और ये 0, तो ये 0, because of this term is 0, this whole term is 0, इतना पूरा टर्म क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। So that's why the answer is sin x plus this is your answer. Clear? So this sum is very important. You need to understand it like this. Clear? Very important. Okay? Okay, देखो अब थोड़े सम्स करते हैं हम लोग। सपोज हमको ऐसा दिया है f of x is equal to sin 2x, ओके, और इसका हमको करना क्या है, डेरिवेशन करना है, ओके, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे आप दो तीन तरह से कर सकते हो। जैसे sin 2x का रूल लगा देते हैं हम, 2 sin x cos x, बराबर है। तो ये तो f of x ही है अभी, क्योंकि मैंने डेरिवेशन नहीं किया है, सही बात है ना। तो डेरिवेशन करना है तो f dash x, बराबर। तो देखो ये 2 वैसा का वैसा बाहर रख लो, उसको अंदर मिक्सअप मत करो, वो बेचारा कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में वैसा का वैसा रहता है, रूल याद रखने का होगा। sin x एज इट इज cos x का डेरिवेशन, तो ऐसा डैश करके बता सकते हो आप, प्लस cos x एज इट इज एंड sin x का डेरिवेशन। किया नहीं है, करने वाले हैं, ऐसा बता रहे हैं। हमने स्टेप में ये लिखा है कि मैं आई एम गोइंग टू डू दिस डेरिवेटिव बाय दिस वे, है ना। सो इट्स अ प्रोसीजर। आफ्टर दैट 2, यहाँ पे देखो sin x एज इट इज, cos x एज अ डेरिवेशन माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज एंड sin x एज अ डेरिवेशन cos x, सही बात है ना। देखो ये cos into cos, cos square x माइनस sin square x, सही बात है। तो यू कैन राइट द आंसर, आप ऐसे लिख सकते हो 2 cos square x minus sin square x, ओके। आप इस तरह से लिखोगे तो इट्स गुड, बट देखो हम इसको चेन रूल से भी कर सकते हैं, मैं अभी करवाता हूँ। देखो बच्चों, इसी सम को आप एडवांस यानी चेन रूल से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे बच्चों f of x है sin 2x, ओके। अब ऑलवेज क्या करने का, जब आप चेन रूल से करना चाहते हो, यानी कि आपको हर बार ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सपोज यहाँ पे sin 4x होता या तो sin 7x होता, तो आप ये रूल नहीं था ना आपके पास, आपके पास प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। फिर तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप डेरिवेशन अगर कर रहे हो तो इस 2x को x एज्यूम कर लो अपने माइंड में, ओके। 2x x ही है ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ओके। तो sin x का डेरिवेशन कर लूंगा cos x, पर x तो मेरा 2x है ना, मैंने तो जस्ट सोचा है ऐसा, पर x तो 2x ही है, यानी sin x का हो गया cos x, एंड बाजू में d by dx। सी d by dx का मतलब क्या, डेरिवेशन किसका, तो जिसका करना है वो यहाँ पे रखेंगे, जिसको मैंने एज्यूम किया, जिसको मैंने सोचा था कि वो x है, उसका डेरिवेशन बाजू में करने वाले हैं मल्टीप्लाई में, ऐसा बताना जरूरी है। यानी कि मुझे मेन रूल बनाने के लिए ये प्रॉब्लम हो रहा था,
तो उस प्रॉब्लम को एज्यूम कर लिया कि ये x है, ऐसा समझ के डेरिवेशन कर लो, और जिसको आपको मेन रूल बनाने के लिए एज्यूम करना पड़ता है उसका डेरिवेशन बाजू में मल्टीप्लाई में बताना है। ओके, सो अल्टीमेटली cos 2x as it is and 2x as a derivation 2, तो ये क्या है आंसर 2 cos 2x। वादे में सर अलग है भाई, cos 2x का ही तो रूल है, cos square x minus sin square x, सही बात है ना। So that's why you can write it अगर लिखना है तो, but the more proper is, this is more proper, आप इसको ही ऐसा लिखने चाहिए, सही बात है ना बच्चों, this is more proper answer of derivative of this, तो इस तरह से डेरिवेटिव होता है। ओके, this is the chain rule, इसको करना बहुत ही आवश्यक है। देखो इसके बाद है, सपोज हमको फंक्शन दे दिया, अब cot x का डेरिवेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से तो हमने किया था, बहुत इजी होता है ये, बट अगर आपको डायरेक्टली पूछे cot x का डेरिवेशन, तो वैसे तो पता है माइनस cos x स्क्वायर x आता है, पर आपको कोई बेसिक प्रोसेस बताना है कि यार इस तरह से हो सकता है, तो आप इसको 1/tan x लिख दो, या तो cos x sin x करके डिवीजन का रूल अप्लाई करो। देखो करते हैं हम लोग, इसको हम ऐसा लिख देते हैं cos x sin x। ओके, अब क्या करेंगे, सॉरी ये तो f of x ही है ना, अब f of x यानी कि डेरिवेटिव, तो डिवीजन क्वोशिएंट रूल जो है उसको अप्लाई करेंगे, नीचे जो भी दीजिए उसका स्क्वायर। ओके, नीचे वाली चीज वैसी की वैसी, ऊपर वाला जो भी है यानी कि उसका डेरिवेशन माइनस जिसका डेरिवेशन हो गया वो वैसा का वैसा, और जिसका बाकी है, किसका बाकी है sin x। ओके बच्चों, दिस इज द बेसिक प्रोसीजर फॉर द डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल बोलते हैं इसको, तो अच्छे से करते हैं इसको। तो sin x, नाउ cos x का डेरिवेशन क्या होता है बच्चों, cos x का माइनस sin x, वेरी गुड, माइनस cos x एज इट इज, और sin x का क्या होता है cos x, तो ये मल्टीप्लाई करना है दोनों। ओके, एंड अपॉन में sin square x एज इट इज। अब देखो ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा माइनस sin square x और माइनस cos square x अपॉन sin square x। अब ऊपर से माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन, तो sin square प्लस और नीचे sin square x। नाउ sin square प्लस cos square 1 अपॉन sin square x, 1 अपॉन sin square x, वेरी इजी। ओके, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 अपॉन tan x लेके भी कर सकते हो, यू विल गेट सेम रिजल्ट। व्हाई, बिकॉज़ cot x has a derivation minus cos x square x। ओके, वेरी इजी, किसी को डाउट हो तो बोल सकते हो, इजी है ना एकदम। ओके, राइट डाउन। चलो सपोज x is to 5 minus cos x upon sin x है। देखो जो यहाँ पे आप दो तरह से कर सकते हो, अगर आप इसको अलग अलग दोगे तो ये हो जाएगा cot x, तो उसका हो जाएगा, और यहाँ पे आपको डिवीजन का रूल लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस पूरे टर्म को ही डिवीजन का रूल में अप्लाई कर सकते हो, ये एक न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो आप इसको डिवीजन का रूल अप्लाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो सॉल्यूशन में f x यानी कि डेरिवेटिव कर रहा है सपोज, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्लियर है बच्चों, डिनोमिनेटर एज इट इज, बाजू में x is to 5 minus cos x का डेरिवेशन वी आर गोइंग टू डू, ऐसा हमने बताया कि हम करने वाले हैं इसका डेरिवेशन, माइनस अब x is to 5 minus cos x as it is and sin x का डेरिवेशन। सही बात है बच्चों, स्टेप शुड बी वेरी एक्यूरेट। देखो बहुत से बच्चे यहाँ ये भी नहीं लिखते अच्छे से, इसमें तो डेरिवेशन का तो पार्ट ही नहीं आया, क्या डेरिवेशन तो किया ही नहीं अभी तक, हमने कौन सा डेरिवेशन का रूल लगा दिया, कुछ नहीं लगाया, हमने सिर्फ डिवीजन के रूल में कैसे जस्ट वैल्यू पुट करनी है वही सोचा है। इसमें भी गलती करते हैं बहुत से बच्चे,
तो उनका कुछ नहीं हो सकता, बराबर है भाई, मेहनत करना पड़ता है। तो देखो ये sin x, नाउ द डेरिवेशन ऑफ x टू 5, 5x टू 4 माइनस cos x माइनस sin x, तो यू शुड राइट दिस, minus is already there and cos x is the derivation minus sin x, तो minus minus will become plus. So direct, ये कितना डायरेक्ट है, इतना तो लिखना ही चाहिए ना भाई, बराबर है, minus x is to 5 cos x as it is, sorry x is to 5 minus cos x as it is and sin x is the derivation cos x, clear, and denominator जो भी है वो as it is। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंपलीफाई करने का ट्राई करूंगा बच्चों। तो फर्स्ट टर्म इज 5x is to 4 sin x प्लस sin x into sin x sin square x माइनस x is to 5 cos x। सही बात है ना, ये cos x का x is to 5 से और ये माइनस की भी इफेक्ट हो गया, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड देन cos square x। सही बात है बच्चों, एंड अपॉन में sin square x as it is। नाउ व्हाट टू डू, देखो यहाँ पे ये जो दो टर्म है वो तो 1 हो गया है, sin square plus cos square 1, और ये sin square आप सबको अलग अलग दे सकते हो, कुछ ना कुछ सेट हो रहा है, कुछ ना कुछ इजी बन रहा है, कुछ ना कुछ सॉल्व हो रहा है, ओके। तो कैसे लिखेंगे, देखो 5x is to 4, एक साइन कट हो जाएगा तो एक साइन ऊपर लिख दिया, cos x हो गया, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, 1 के अपॉन में sin स्क्वायर यानी cos x स्क्वायर x, और यहाँ पे x is to 5 cos x अपॉन sin स्क्वायर x, दैट इज व्हाट cos x into cot, पता है सब, याद रखना पड़ता है ऐसा, अगर नहीं याद है तो आप ऐसे ही लिख दो cos x अपॉन sin square x, यानी देखो 1 अपॉन sin cos x और cos अपॉन sin cot, तो cos x into cot लिखना चाहिए यहाँ पे। देखो अदरवाइज अगर आपको और कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है तो भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ तक करो सिंप्लीफिकेशन, इट्स गुड, बराबर है, अच्छे से सम लिख दो या तो डिवीजन के फॉर्म में रखो, ओके चलेगा बच्चों, इसको cos x into cot लिख देना, इट्स गुड, बराबर बच्चों। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन, ओके, इस तरह से, ओके बच्चों। देखो सपोज हमारे पास फंक्शन है cos x minus pi by 8 and we want to find the derivation of this using first principle of derivative, ओके। तो कैसे कर सकते हो आप, f of x ये है, तो इस पर से अब हम लोग फाइंड करेंगे f of x plus h, तो वो है cos x की जगह पे x plus h and this pi by 8 remains as it is। सही बात है बच्चों, इतना कर लो अच्छे से। आफ्टर दैट लिखो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या तो बाय रूल या तो बाय डेफिनेशन, कुछ भी लिख सकते हो बच्चों। तो f dash x is equal to लिमिट h tends to 0, रूल लिखो अच्छे से, f of x plus h minus f of x upon h, ऐसे रूल लिख लो अच्छे से पहले, बराबर बच्चों। ये हम कितनी बार कर रहे हैं, 50 बार कर रहे हैं शायद, सेम प्रोसीजर हो रही है, सो अच्छे से उसको हर बार पर कुछ तो ट्विस्ट रहेगा, फंक्शन अलग अलग होगा बट प्रोसीजर सेम रहेगी। तो f of x plus h क्या रखेंगे, cos, अच्छे से लिखते हैं इसको, ओके ओके। तो देखो cos यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x plus h माइनस पाई बाई, ये मेरा फर्स्ट f of x plus h माइनस f of x कितना है, cos x minus y एंड होल अपॉन h है, ओके। पहले अच्छे से वैल्यू रख देना, और अगर बड़ा थोड़ा टर्म है तो यहाँ पे आप थोड़ा ब्रैकेट जैसा कर लो, इट्स गुड, बराबर बच्चों, क्लियर है ये। अब यहाँ पे देखो इसके आगे क्या करेंगे हम, अब हमारा एम है इस h को निकालना। अब ये h कैसे निकलेगा, जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही जाना पड़ेगा। तो साइन या तो tan ही लेके जा सकता है, क्योंकि sin थीटा बाई थीटा या तो tan थीटा बाई थीटा ऐसा कुछ बना सकते हो। तो c माइनस c कर लो, c माइनस c इज माइनस 2ss, ओके।
So according to that rule, -2s that is sin एंगल के एडिशन by 2, तो एंगल के एडिशन, तो एंगल क्या है x plus h minus pi by 8 plus x minus pi by 8 upon 2, ऐसा होगा, into sin एंगल के सब्ट्रैक्शन। अब देखो ये सब्ट्रैक्शन कर लेने का x plus h pi by 8 माइनस, बिकॉज ऑफ एंगल का माइनस, इस माइनस की वजह से इस एंगल का ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस x प्लस pi by 8 अपॉन 2 एंड होल अपॉन h is as it is। क्लियर बच्चों? दिस शुड बी योर स्टेप अच्छे से। ओके, अब इसको अच्छे से लिखते हैं कि कुछ कट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे x कट हो रहा है और pi by 8 भी कट हो रहा है, तो सर x by 2 आ गया, तो ये h और इस 2 को मैं सेट कर लूंगा वहां पे, और बाकी का ये जो है वहां पे तो मैं सॉल्व कर लूंगा। किस तरह से? देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अलग लिख लेता हूं, sin x plus x 2x प्लस h और pi by 8 pi by 4, सही बात है ना? ओके, माइनस pi by 8 हो जाएगा माइनस pi by 4 और अपॉन में 2 है, इसको मैंने लिख दिया। ये जो माइनस था, ये माइनस उसको आगे लिख दो, उसका काम नहीं है कुछ, तो उसको आगे लिख दो, इनटू में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे क्या बच गया बच्चों? sin h by 2 और ये h और ये 2 अपॉन के अपॉन में, दैट्स व्हाई दिस, तो दिस होल टर्म बिकम 1 और इसमें आप h की वैल्यू 0 रख दो तो x तो वैसा का वैसा रहेगा, तो sin क्या आएगा? देखो h को 0 रख दिया, ये 2 इसके नीचे जाएगा तो इट्स x और ये 2 इसके साथ जाएगा तो इट्स a pi by 8 into 1। ओके बच्चों, सो योर फाइनल आंसर इज माइनस sin x minus pi by 8। अगर आप इसको, अगर इस सम को चेन रूल से समझते हो, देखो चेन रूल से, तो इस ब्रैकेट को x एज्यूम करेंगे तो cos x का माइनस sin x, और जिसको एज्यूम किया उसका बाजू में, तो देखो x का 1 और pi by 8 का 0, क्यों? क्योंकि pi by 8 इज अ कांस्टेंट। पता चला? सो योर आंसर इज दिस। क्लियर है बच्चों? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट प्रिंसिपल से जो भी सम है उसमें आप फर्स्ट फॉर्मेट सेम रहेगा, जस्ट यहाँ पे आके आपको h को कैसे निकालना है उसके बारे में थोड़ा सोचना है। सही बात है बच्चों? क्लियर? एवरीवन क्लियर बेटा? ओके, सो यू शुड राइट इन दिस वे।